कई पार्टियों ने इल्जाम भी लगाया कि जेपीसी में मुसलमानों का मौक़िफ़ नहीं सुना गया और इसके बावजूद मोदी सरकार इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करने पर अड़ी हुई है और अब कल इस बिल को पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। इसको लेकर के बीजेपी ने सभी लीडरान को व्हिप भी जारी किया है। हालांकि अपोजिशन पार्टियां इसकी तरह हर तरफ से मुखालिफत कर रही हैं और अब पार्लियामेंट में भी इसकी मुखालिफत करने का अहद कर चुकी हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें मुल्क की गिर मुहिम चला करके इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। अब देखना काफी खास होगा कि पार्लियामेंट में इस पर क्या होता है, अपोजिशन का क्या किरदार होता है, क्या ये बिल पास भी होगा या नहीं, हो गया तो क्या होगा और नहीं हुआ तो क्या होगा। मुमकिन तौर पर इस बिल में भविष्य में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं और मुल्क की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन सब पर बात होगी। ये भी जानेंगे कि वक्फ, मुसलमान, मुल्क, डेमोक्रेसी, सरकार, अपोजिशन पार्टियों के हित में क्या कुछ है इस बिल के साथ। लेकिन उससे पहले लीडरान का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, सुनाते हैं। मैंने पहले ही कहा था ये बिल जो है इसको हम जैसे लोगों को तस्लीम करना ज़रा मुश्किल है। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने बार बार ये कहा है, हर मजहब के अपने इदारे होते हैं, हर मजहब का एक चैरिटेबल विंग होता है, खैरात का जो है एक सिलसिला रहता है। हमारे यहाँ जब खैरात का होता है तो वो वक्फ के ज़रिए हम करते हैं और उन वक्फ को इस तरह निशाना बनाना ये अफसोस की बात है। नंबर तो हमारे पास अगस्त में भी थे, पिछले साल भी थे। हमने तो इसीलिए जेपीसी में लाया था कि इसमें और कोई कमी रह गई हो, इसमें और कोई तरमीम करना हो, अमेंडमेंट करना हो, इसीलिए लाया। बट उनका रवैया है कि मुसलमान अनपढ़ रहे, बैकवर्ड रहे, मेन स्ट्रीम में ना आए, देश का तरक्की का हिस्सा ना बने। ये सोच अच्छी नहीं है। देश का बेहतरीन इंस्टीट्यूशन वक्फ होगा जब ये पास हो जाएगा और इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी और एक जो भय है, एक जो डर फैलाया है कांग्रेस के द्वारा या दूसरे लोग जो हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी में भी डर फैलाया था कि वक्फ जहाँ झंडा गाड़ लेता है वहीं वक्फ का अमलाक होता है। वक्फ को किसी की अमलाक लेने की ज़रूरत नहीं है, वक्फ को कोई बेच नहीं सकता है। वक्फ एक पॉइज, एक पाक एक्ट है और वो पूरा उसमें बिल में उसका ख्याल रखा है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ और उसमें हमने गवर्नमेंट का तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। तो जिस तरह से वक्फ बिल पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इबादत की जगह पे सियासत किया है, उस पे उमर अब्दुल्ला ने चुप्पी साध रखी है, वही सरिया जानते हैं। तो मुझे लगता है कि पहली बार मस्जिदों का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, ईदगाह को करने की कोशिश गई और उस मतलब जो जियारत करने का एक तरह से जो इबादत का था, इबादत गाह को सियासत गाह बना दिया, उस पे उन्होंने चुप्पी साध रखी है। आज ये बिल जो आया है, ये कोई बिल सरकार सीधे ला रही है। ये बिल जब आया तो उस समय किरण रिजिजू जी ने कहा कि हम इसको जेपीसी को रेफर करना चाहते हैं, देश के सभी स्टेक होल्डर से। आपको पूछना चाहिए उमर अब्दुल्ला से कि आपके मीर वाइज जो हैं, जिसको सेपरेटिस्ट माना जाता है, वो जेपीसी के सामने पहली बार इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में आया, पहली बार उसने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अपना अकीदा जाहिर किया, विश्वास जाहिर किया। उनकी भी बात को हमने विटनेस के रूप में सुना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुना है, सभी स्टेक होल्डर, सिया, सुन्नी, वक्फ बोर्ड, सभी राज्यों के ऑफिशियल, माइनॉरिटी कमीशन, सबको सुना। उसके आधार पर हमने रिपोर्ट दिया। 14 हमने अमेंडमेंट की रिकमेंडेशंस किया, उसको लेकर के सरकार अमेंडेड बिल लेके आ रही। ये इतना अच्छा बिल आ रहा है, ट्रांसपेरेंट बिल
मिला रहा है। अब इसका फ़ायदा वक्फ की प्रॉपर्टी का आम गरीब पसमानदा मुसलमानों को होगा। मैं तो विपक्ष से भी कहूँगा कि मुसलमान को वोट बैंक मत समझिए, तुष्टीकरण की राजनीति मत करिए। अगर आप गरीब मुसलमान के साथ हैं, खवातीन के साथ हैं, पसमानदा के साथ हैं, तो आप इस बिल पे समर्थन करिए, क्योंकि ये देश के आम गरीब मुसलमानों के पक्ष में। तो फिलहाल मुसलमानों को वोट बैंक कौन समझ रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, मुल्क को बांट कौन रहा है, कौन किसके हित में है, कौन किसकी मुखालिफत में, और सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ तरमीमी बिल है क्या जिसकी वजह से मुसलमानों को लग रहा है कि उनके इमलाक पर कब्जा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सरकार को आखिर ये क्यों लग रहा है कि वक्फ तरमीमी बिल में अमेंडमेंट करने के बाद मुसलमानों को पसमानदगी से निकाला जा सकेगा। क्या रोड मैप है, क्या प्लान है, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। रविंद्र सिंह सलातिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, इस्तकबाल है सर आपका। जगदीप सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जगदीप साहब, इस्तकबाल है आपका। और सुहेल काज़मी साहब एज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा सलातिया साहब आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले कल की इस पेशी पर आपका रद्द-ए-अमल और ये क्यों लग रहा है कि मुसलमानों के हित में है, शुरुआत। पहले तो सभी पैनलिस्टों का और आपका भी बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने मौका दिया आज बड़े अहम दिन के ऊपर, क्योंकि कल लोकसभा में इस बिल को पास होने जा रहा है और आज इसकी चर्चा हो रही है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये चर्चा आज के लिए इसलिए है कि ये कुछ विपक्ष के लोगों को, जैसे कि हमारे जो पुराने कांग्रेस है जिन्होंने इतने साल राज किया और इतनी अमेंडमेंट्स की, चाहे 54 से लेकर शुरू करूं और लास्ट 2013 तक हमारे जो सरदार मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री थे, उसकी जो लास्ट अमेंडमेंट आई वो एक बहुत बड़ी घातक अमेंडमेंट थी जिसके ऊपर ये सारा अमली जमा शुरू हुआ। और उसके बाद इसके ऊपर जेपीसी बनी, जैसे आप भली भांति जानते हैं कि जेपीसी बनी, सभी लोगों को मौका दिया गया, सभी विपक्ष को मौका दिया गया और सभी, मैं कहता हूं हर एक स्टेट से नुमाइंदों से बात हुई। और उसके बाद चर्चा के बाद ये बिल पेश हुआ 30 जनवरी को। आपको मालूम है उस दिन भी हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे इस बात को लेकर, और कल इसका एक बहुत ही बहुत अहम दिन है कल, जाहिर है कि वो तो है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुसलमानों के हित में ये कैसे है, कैसे मुसलमानों को पसमानदगी से निकाल पाएगा ये बिल, क्या रोड प्लान है इसका। सलातिया साहब, इतनी मीटिंग्स हुई आपकी जेपीसी के और वहां पर बोल भी फेंकी गई, दिया गया जेपीसी के जो इतने बड़े हमारे चेयरमैन वहां जगदम्बिका पाल जी जो इतने सीनियर लोग बैठे थे उनके ऊपर बोतलें भी फेंकी गई, कितना कुछ उन्होंने सहा। उसके बावजूद भी अगर वो कह रहे हैं आम पसमानदा लोगों का और जनरली ये सबको फायदा होगा इस बिल से, तो इसमें क्या लोगों को प्रॉब्लम है या क्या है, उसके ऊपर विपक्ष क्या कहना चाहता है, वो कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी जेपीसी के मेंबरान भी ये कह रहे हैं कि जगदम्बिका पाल साहब डिक्टेटरशिप चलाते रहे और जेपीसी की बैठक में उन्होंने अपनी ही चलाई, दूसरों की नहीं सुनी। मैं ये कहता हूं, ये कह रहे हैं डिक्टेटरशिप चलाई और बेचारों ने बोतलें खाई और गालियां खाई, उसके सिवा और विपक्ष ने कुछ नहीं कहा। जो अमेंडमेंट्स दी गई हैं वो सभी अमेंडमेंट्स उसके बीच में है। अब इनको उसने बिल का जो आज इनको कॉपी भी मिल गई है, कल ये सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं और जो भी लोगों ने कहा है वो सब इस कमेटी इस रिपोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और उसकी बातचीत होगी। मुझे लगता है कि इसकी बिल्कुल बड़ी बात है। जगदीप साहब कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं, आपकी तरफ आएंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि एक तरफ आप जेपीसी को दबाएंगे, धमकाएंगे, बोतलें फेंकेंगे, दूसरी तरफ आप मुसलमानों को भड़काएंगे, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपकी नीयत पे सवाल है। आमिर भाई आदाब, आपके तमाम दर्शकों को मेरा साधुवाद, नवरात्रा और ईद की शुभकामनाएं तमाम दर्शकों को, हरियाणा के दर्शकों को छोड़कर, क्योंकि भाजपा की निर्लज सरकार ने ईद की छुट्टी जबरन रद्द कर दी। अब चूंकि ये वक्फ बोर्ड पर चर्चा है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं क्योंकि आज देश दिग्भ्रमित है। एक तरफ इस देश का रवांडा मीडिया जबरन ये कोशिश कर रहा है कि इस देश के लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सके, और दूसरी तरफ जो
असल में अल्पसंख्यक हैं, वो भी असमंजस की स्थिति में है। तो मैं चाहता हूं कि मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको पूरी बात बताऊं। जी। पहली तो ये बात कि हमें ये समझना होगा कि जो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई थी वो क्या कहती है। वो एक निष्पक्ष कमीशन था। वो ये कहता है कि अगर प्रबंधन सही हो और आर्थिक मामलों को ईमानदारी से देखा जाए तो निश्चित तौर पर वक्फ बोर्ड के पास इतनी चल और अचल संपत्ति है कि वो पिछड़े हुए मुसलमानों का उत्थान और उद्धार कर सकता है। अब दिक्कत क्या है, कहानी कहां से शुरू हुई। जो पहला झूठ अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बोला कि भाई बहुत मर्तबा जो है वो कांग्रेस की सरकारों ने 1954 से शुरू हो गए इसमें तब्दीलियां लाने, जबकि सच्चाई यह है कि 1954 में जब वक्फ बना, उर्दू का शब्द है वक्फ जिसका अरबी भाषा का शब्द है वक्फ जिसका मतलब है ठहराव। अब वक्फ बोर्ड जब बनाया गया तो उसके पीछे क्या जो मकसद था वो क्या था कि वो तमाम साहिब जादाद लोग जो अपने धर्म में कहीं ना कहीं चाहते थे कि एक मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी जो आस्था थी उसको दिखाते हुए उन्होंने कुछ संपत्तियां दान की। जो ये वक्फ की संपत्तियां हैं ये जहाँ तो आप देखिए इसके कब्रिस्तान के लिए होंगी, मस्जिदों के लिए होंगी, मदरसों के लिए होंगी। अब जब 1995 में धारा 14, यहां से मैं शुरू करूंगा, सेक्शन 14, इसमें क्या बताया गया कि आमदनी प्रबंधन कानूनी संस्थाएं ये तमाम शक्तियां जो है जो मुतवल्ली हुआ करते थे जब उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अपने हिसाब से ऑपरेट करना शुरू किया, अपने जाति मफादों के चलते कई जगह पर कंप्रोमाइजेस किए, उस कारण विशेष को ध्यान में रखते हुए ये सेक्शन 14 लाई गई। अब देखिए इनका झूठ क्या है और कैसे ये देश को एक बार फिर से दिशाहीन करना चाहते हैं, और मकसद साफ है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट होनी चाहिए। सेक्शन 40 क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट फरवरी 2022 वर्सेस हेमंत गुप्ता, इसमें बड़ा साफ सेक्शन 40 में बताया गया है कि अगर नीड या आधार के आधार पर कोई वक्फ बोर्ड कहीं पर किसी संपत्ति को अपनी बताता है तो उसे कारण बताने पड़ेंगे और उसके खिलाफ अपील की जा सकती है वक्फ के ट्रिब्यूनल में दफा 40 के तहत। ये तो हो गई सेक्शन 40। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके बाद आती है सेक्शन 32। वक्फ को यह तय करने के लिए सेक्शन बनाई गई कि वो अपनी आमदनी का सही ढंग से इस्तेमाल करें। और देखिए अफसोस किस बात का है, सेक्शन 14 का ये बार बार हवाला देते हैं कि महिलाएं नहीं होती। यद्यपि मैं आपको बता दूं कि मौजूदा समय में भी वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाएं हैं, और सबसे बड़ी मिसाल आपके इस डिबेट में बैठे हमारे वरिष्ठ पत्रकार और संपादक सोहेल काजमी साहब है जो आपको बताएंगे, खुद वो मेंबर रह चुके हैं और भाजपा की महिला नेत्री दर्शनखा अंद्राबी इसकी चेयरमैन है यहां जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये कह देना कि महिलाएं नहीं है सेक्शन 14 का हवाला देकर, ये भी सरासर झूठ है। अब यहां मैं एक और चीज बता दूं, ये जो बड़े रेजेस किए गए हैं क्वेश्चंस वो बता रहा हूं। सेक्शन 4 इसमें वक्फ एक्ट कहता है कि राज्य सरकार जब कहीं कोई सर्वे के लिए कमेटी अपॉइंट करती है ये देखने के लिए कि वो संपत्ति वक्फ की है, शिया की है, सुन्नी की है या किसी और व्यक्ति विशेष की संपत्ति है, तो उसका तरीका क्या है, जिस पर ये सवाल उठा रहे हैं। पहले रिपोर्ट करनी होगी वक्फ बोर्ड को, उसके बाद गैजेट में, सरकारी गैजेट में छापना होगा, तदोपरांत म्यूटेशन के राइट बताने पड़ेंगे, फिर भी लिमिटेशन एक्ट इस पर लागू नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं जनाब कि आज जो मोदी समर्थित मीडिया है वो क्या चला रहा है, वो चला रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास असीम शक्तियां हैं, वो किसी भी जमीन पर काबिज हो सकता है। मैं एक आखिरी लाइन कह के बात पूरी करूंगा। दिल्ली के मेहरौली की मैं आपको आमिर भाई एक एग्जांपल देना चाहता हूं। वहां पे क्या हुआ कि आज से कुछ बरस पहले कुछ दो फैमिलीज थी, तो जो उनके वालिद थे उन्होंने वो जगह जो थी वो ली थी। अब पता फैमिली को भी नहीं था, तो इन्होंने आगे वो किसी बिल्डर को बेच दी और उस बिल्डर ने उसके ऊपर फ्लैट बना दी। जब वक्फ बोर्ड ने इस पर अपना अधिकार बताया और जब कागजात पेश किए तो पता चला कि उनके वालिद ने लीज पर जगह ली थी वक्फ बोर्ड से, और बाद में आगे उनके बच्चों ने किसी बिल्डर को बेच दी। अब मुझे बताइए, एक तरह का प्रेजुडाइज क्रिएट होता है कि वक्फ जो है उसके ऊपर काबिज होना चाहता है। अगर ये सच नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी के जो परम मित्र है अंबानी साहब, उनका घर जो है इस देश का सबसे आलीशान घर, वो किस संपत्ति पर बना है, ये बताएंगे उसके बारे में। तो ये
एक तरह से इस देश के अल्पसंख्यक को परेशान करने की, हलकान करने की और किसी ना किसी तरीके से इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। मैंने आपको तमाम सेक्शंस गिना दी, उनके तहत तमाम अधिनियम मैंने आपको बता दिए। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता से कि एक एक सेक्शन पर सलीकेवार, सिलसिलेवार ढंग से बात करें और बताएं कि कहां पर कमी है और कमी है तो क्यों कमी है। जी ठीक है, बड़ी बात कही आपने, लेकिन सवाल सिर्फ आपसे, मैं काज़मी साहब मैं आपका जरूर इसमें आपकी राय लूंगा, लेकिन सीधा सवाल जगदीप साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी या अब्दुल की चूड़ियों को टाइट करने की बात, सवाल ये होता है कि बीजेपी का इसमें क्या फायदा? अगर वक्फ पे इस तरह की चीजें संशोधन होता है तो बीजेपी पार्टी का या सेंट्रल गवर्नमेंट में का इसका क्या फायदा? क्योंकि आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। सवाल ये कि उनका क्या फायदा इस चीज के लिए? आमिर भाई, मुझे एक बात बताइए, जिस सियासी जमात के पास पाकिस्तान और मुसलमान इन दो विषयों के अलावा तीसरी बात करने को नहीं है, आज इस देश में पिछले एक दशक के दौरान जिस तरीके से इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है, जिस तरीके से संभल की हिंसा से आप शुरू हो जाइए, भारत खोदो योजना के तहत हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने को निकले ये भक्तजन बताएं कि क्यों मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर देखना बंद कीजिए। और मैं पूछना चाहता हूं, आपको याद है जब कांवड़ यात्रा चली थी? आज तो नौबत ये आ गई, उसमें हमारी पार्टी, हिमाचल प्रदेश से भी एक नेता ने ये कोशिश की थी, लेकिन हमारी पार्टी ने उसको आईना दिखा दिया। लेकिन मैं बता दूं आपको कि स्थिति ये है कि भाई साहब, अगर एक व्यक्ति वहां पर कोई रेडी फड़ी लगाकर बैठा है तो उसको लिख कर बताना पड़ेगा कि वो हिंदू है या मुसलमान है। मैं आज आपके मंच से एक बात पूछना चाहता हूं, मसलन किसी के बागीचे में आम लगे, वो राम का बगीचा था, बेचने वाला रहीम है, उसको ढोकर ले जाने वाला कोई जसबीर सिंह है, तो मुझे बताइए वो आम किसके हुए? अरे आलम तो ये कर दिया, मुझे तो कई बार वो उस व्यंग मुझे याद आ गया, वो व्यंग किसी बड़े बाकमाल व्यक्ति ने पेश किया। उसने कहा कि भाई अब तो ऐसा लगता है कि टमाटरों पर जो है वो भक्तजनों का अधिकार हो जाएगा, भिंडी मुसलमानों की हो जाएगी और तरबूज बेचारा परेशान है कि मैं बाहर से हरा हूं अंदर से लाल हूं, मैं किसका हूं? तो ये तो परिस्थितियां बना दी इन्होंने इस देश की जनाब। तो ऐसी परिस्थितियों में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और कहने की जरूरत है। किस तरीके से इस देश के अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है, यह निंदनीय है, संविधान के खिलाफ है और निश्चित तौर पर वक्फ बोर्ड की आड़ में जिस तरीके से किसी धर्म विशेष के जातीय मामलों में दखलंदाजी की कोशिश है, इसे किसी भी तरीके से रोका जाना चाहिए और ऐसी कोई भी मंशा मोदी सरकार की पूरी नहीं होने देनी चाहिए। इसके लिए विपक्ष जो है वो लामबंद भी है और कार्यरत भी। जी अमित, बिल्कुल। मैं बहुत चाहता हूं सच बोलूं, क्या करूं, हौसला नहीं होता। अब किसके पास हौसला है? जिसके पास है उसके पास चलते हैं। काज़मी साहब, पार्टी पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग होकर के, क्या ये अब्दुल की चूड़ी को टाइट करने वाली बात है या फिर देश हित में है या फिर जिस तरह के इल्जामात लग रहे हैं, मैं दोनों नजरिए को समझने की कोशिश करूंगा। और अवाम के लिए ये सवाल इस वजह से भी जरूरी है कि मैं एक साफ या लेफ्ट या राइट विंग या फिर इस तरह की जो किसी भी विंग या पॉलिटिकल पार्टियों के जो अपने अपने हित हैं, उन तमाम तर आइडियोलॉजी से बाहर निकल करके आपसे समझना चाहता हूं, क्या है ये और किसके हक में है, किसके खिलाफ? देखिए सर, कोई भी बिल, हमेशा पार्लियामेंट में कोई ना कोई बिल आता है और मेरे कुलीग, मेरे भाई ने बड़े विस्तार पूर्वक सेक्शंस का हवाला देते हुए इलेबोरेट किया है और वो बिल्कुल फैक्चुअल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो खुद भी जर्नलिस्ट हैं और बड़े आला नेशनल डेलीज में काम करते रहे हैं, तो उनका एक मुताला है और उन्होंने पूरा इलेबोरेट किया, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात है, अब हम आते हैं अपने बिल पे, जो जेपीसी जिसकी बनी। अब जेपीसी में मेंबर्स कहां के हैं? जेपीसी में वो मेंबर्स हैं जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपीज करने वाले लोग हैं, उनको जेपीसी में लाया। अभी आपका जब स्टार्ट हुआ तो मैं एक एमपी जो जम्मू कश्मीर से, उनको सुन रहा था और वो क्या कह रहे हैं कि उत्थान होगा मुसलमानों का, मुसलमानों को इससे वेलफेयर कोई स्कीम्स हैं। आपने कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में डाल दी? देखिए, इतना बड़ा बिल लाने के लिए आपको ये चीजें, आपने एक डिलिमिटेशन करवानी है जम्मू कश्मीर में और 3 बार आपने पब्लिक डोमेन में डाली कि हम डिलिमिटाइज करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिलिमिटेशन की कमीशन की कमेटी बनी और 3-4 बार आपने
पब्लिक ओपिनियन सीख करने के लिए डिलिमिटेशन अच्छी हो, डिलिमिटेशन कमीशन 96 के बाद नहीं हुई जम्मू कश्मीर में, तो आपने एक रायनामा लेने के लिए 3-4 बार कोशिश की और फाइनली फिर आपने उसकी रिकमेंडेशन जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को बता दी कि हाँ जी ये डिलिमिटेशन कमीशन है। उसी तरह वक्फ किसका है? वक्फ तो मुसलमानों का जाती एक मसला है जो मुसलमानों की आस्था से जुड़ा हुआ है, जिसको मुसलमानों ने वक्फ किया है, किसी सरकार ने वक्फ नहीं किया है, मुसलमानों ने उसको वक्फ किया। और जो भी आप ये बता रहे हैं, जब वक्फ बोर्ड बने या वक्फ उसका औकाफ काउंसिल्स बनी या औकाफ इस्लामिया बनी, जहां जहां जैसे जैसे भी जो बनी, उसमें सीधी डायरेक्ट मुदाखलत जो थी सरकार के अंडर ही आता है, सरकार की ही रिकमेंडेशंस पे बोर्ड्स बनते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो काम करने का तरीकाकार है वो इस्लामिक शरायत पे है, अपने मजहबी रवादारी पे है, और वही पूरी मुल्कों में चल रहा है और आज तक वो लोग उसको मान रहे हैं। अब ऑल इंडिया पर्सनल जो बोर्ड है हमारा, उसके नुमाइंदे उसको अपोज कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा इदारा है। उसके बाद मेरे भाई ये कह रहे हैं कि चेयरमैन पे बोतलें मार दी जनाब, बोतलें फेंक दी जनाब। जब नौबत बोतलों तक आ गई, जब बातों तक ना रह के, बहस तक ना रह के बोतलों तक आ गई, तो इसका मतलब है जो सबसे वर्स्ट हिट होने वाली कम्युनिटी है वो इसको अपोज कर रही है, और आप कहते हैं नहीं हमने लाना ही लाना है। अब आप डिक्टोरल सिस्टम नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं आप मुझे बताइए। हरियाणा की छुट्टी जैसे मेरे भाई ने कहा, वहां मुसलमान नहीं रहते, वहां कितनी परसेंटेज है मुसलमानों की आप देखिए। आप यहाँ जम्मू कश्मीर में धर्म ट्रस्ट है जो पिछले तकरीबन 100 साल से चल रही है, जिसमें 1000 मंदिर आते हैं, उसमें तो कोई मुसलमान मेंबर नहीं, उसमें तो किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं, अरबों खरबों की लूटपाट होती है वहां पे, और उन चढ़ावा जो है वो कोई 2 फैमिलीज खा जाती है, 1 फैमिली खा जाती है, किसी ने पूछा नहीं वहां पे। आप वहां भी कोई मुस्लिम लेडी लाइए, किसी मुसलमान को वहां एक मेंबर बनाइए, या किसी राजपूत को मेंबर बनाइए, या राजपूत को हट के सरदार साहब को मेंबर बनाइए, वैसा तो आपने किया नहीं। देखिए, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन होम। अगर आप मेजॉरिटी कम्युनिटी में ऐसी कोई चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी, आप थोपना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वहां एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो हिंदुस्तान जैसे ठीक है, लेकिन अगर इसे थोपने से थोड़ा अलग हट करके सर इस चीज को ऐसे देखा जाए कि देखिए, चाहे कोई इंडिविजुअल हो या फिर कम्युनिटी हो, ये सरकार से अलग नहीं है, मुल्क से अलग नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या किसी कम्युनिटी या इंडिविजुअल में कहीं पे कुछ गलत हो रहा है जो एक बड़े दिमाग को या फिर एक थिंक टैंक ग्रुप को लग रहा है ऐसा, या सरकार जो चला रही है उसको ही लग रहा है, तो क्या उसमें कुछ तब्दीलियां, चेंजेस और उन गलत कामों को रोका नहीं जा सकता है सरकार के जरिए? काज़मी साहब। बिल्कुल, देखिए सर, जमहूरियत में अपना पक्ष रखना, अपने पक्ष की आवाज उठाना आपका जमहूरी हक है, और उसी से मुल्क स्ट्रांग होता है। देखिए, 2 तरह का भारत है। एक तरह का भारत वो है कि हम सब भारतीय हैं और हम सब भारतीयों से अपील करते हैं कि हमको वोट करें और एक स्थिर सरकार बनाए, और जब वोटेड तो पावर हो जाते हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। यहाँ 25-30 करोड़ जो मुसलमान है वो अपना, आप अपने विजुअल्स देख लीजिए, आप डिफरेंट रैलीज देख लीजिए, आप डिफरेंट प्रवक्ताओं के बयान सुन लीजिए, कैसी स्टेटमेंट्स है ये कि वोट के टाइम आप कहते हैं हम भारतीय हैं, भारतीयों से वोट मांगने जा रहे हैं, और भारतीय 1 गो में एक इकोनॉमिकल रिसेशन से जूझते हुए मुल्क से बाहर निकालते हैं 2014 में, और एक स्थिर सरकार मोदी जी की क़यादत पे देते हैं, उसके बाद दोबारा देते हैं, फिर तीसरी बार देते हैं। लेकिन जब आप वोटेड टू पावर हो जाते हैं, आप कहते हैं नहीं ये तो हिंदू राष्ट्र है, मुसलमान की छुट्टी बंद कर दो, ईद की छुट्टी बंद कर दो, ये मदरसा जो है इनको हमने ये बैन करना है, वो बैन करना है। आप देखिए, कोई भी चीज जो है वो किसी भी म्युनिसिपल लिमिट से बाहर नहीं चलती है। हर रिलीजन को पनपने का, बढ़ने का अपना एक तरीकाकार है, वो उसी तरह से चलता है, और एक जमहूरी निजाम से वो सब चीजें होती हैं। अगर आपका माइंडसेट ये है कि हमने ये करना ही करना है और इससे हमारा वोट बैंक जो है स्ट्रॉन्ग, देखिए है वोट बैंक की राजनीति, नथिंग एल्स, उसमें कोई 2 राय नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि भागवत साहब को ये कहना पड़ा कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद मत ढूंढिए, वो तब कहा जब बवाल बढ़ गया। उसी तरह कल का जो पार्लियामेंट जेपीसी की जो बहस होगी उस पर अगर बवाल बढ़ जाएगा तो आप परसों देखिए स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। तो ऐसी चीजें करने से, विचार विमर्श करने के बिना और पब्लिक डोमेन में वो सब चीजें सुजेशन आने के बिना, या और लोगों को दायरा बढ़ाने के बिना, 20 लोग से क्या होगा इतनी बड़ी पॉपुलेशन में? अगर आपने हर स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड किया होता बगैर मजहब मिल्लत तो, और बगैर पॉलिटिकल लाइंस, तो मैं समझता हूँ आपके पास अच्छे एक इनकॉर्पोरेटेड सुजेशन आते, फिर आप उसको पार्लियामेंट में डिबेट कीजिए। आप सिंगल गो में चाहते हैं
कि हमने ये किया है, 8 घंटे डिबेट कर लीजिए, वहां आपकी डिबेट सक्सेसफुल नहीं होती है, आप वहां कहते हैं बोतलें चल गई जी, वहां गाली गलौज हो गया जी, तो जनाब हम पार्लियामेंट में इसकी डिबेट करेंगे। हाउ इट इज पॉसिबल व्हेन द जेपीसी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट इज देमसेल्फ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिकमेंडेशन, तो उसकी डिबेट आप इतनी बड़ी पार्लियामेंट में 500 कुछ एमपीज के बीच में कैसे आप मुनासिब समझते हैं कि वो उसके को फ्रूटफुल डिविडेंड्स आएंगे? तो मुझे लगता है ठीक है, कल डिबेट है, देखेंगे मसल पावर जीतती है या लोकतंत्र में लोकतंत्र की आवाज जीतती है। और मुझे लगता है कि जो सत्ताधारी लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं, मुझे लगता है जो मैं समझता हूं वो भी अपोज करेंगे कल इस बिल को, क्योंकि इस पे सर्वसहमति बनने का कोई अंदेशा मुझे लगता नहीं। चलिए जरूर इस पे हम गौर करेंगे इस चीज के लिए कि क्या कुछ होगा पार्लियामेंट में कल। लेकिन सलातिया साहब, सवाल ये है, जिस तरीके की बातें हुई, हमने दोनों चीजों को आपके सामने में रखा और आपसे भी जानने की कोशिश की, और सवाल सिर्फ इतना बना कि आखिर क्या वाकई अब्दुल की चूड़ियों को टाइट करने में बीजेपी को खुशी महसूस होगी, या फिर उसे आगे बढ़ाने का कोई ऐसा प्लान है जो ना अपोजिशन को समझ में आ रहा है ना आम मुसलमानों को, और अपोजिशन जानबूझ करके इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है? आमिर साहब, ये मैं बता दूं कि आपको कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को बता रहे थे। मुझे ये ना थोड़ा सा एक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से जवाब दीजिए, आपका टाइम। 40,000 के और जिसमें मुस्लिम है 40,000। हालांकि इससे पहले कई मरतबा ऐसा हुआ है सलातिया साहब कि लगातार मुसलमानों की कोई तंजीम आपके साथ रही है। इस मरतबा पहला ऐसा मामला है, न शिया न सुन्नी न अहले हदीस, कोई ऐसी तंजीम हमें नहीं दिखाई दी जो कहीं ना कहीं चुपके से ही सरगोशी में आपकी हिमायत कर रही हो इस मसले पर। ऐसा है आमिर साहब, कल बिल पेश होगा और कल वो बिल पास हो जाता है तो उसमें बहुत से मुसलमानों का भी साथ होगा। हाँ, वो वही जानना है सर, वही जानना है कि आखिर कैसे। सवाल सिर्फ इतना बना कि आखिर क्या फायदा है। बड़े बड़े लीडरान आप ये कह रहे हैं जी। देखो लीडर हमारा जो एनडीए गठबंधन है, जिसमें चिराग पासवान जी भी हैं, जयंत चौधरी जी भी हैं, जेडी भी है, टीडी भी है, उनमें सभी के साथ मुस्लिम है और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी तो मुस्लिम है। मुस्लिम आबादी है वहां पर, तो अगर वो मुस्लिम क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, ये विपक्ष का एक अच्छा ठीक है, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन सवाल ये कि जो लोग आपके साथ में हैं, आपके लीडरान हैं, क्या आपको लगता है कि वो पार्टी हित से बाहर निकल करके मुसलमानों के हित में बात करेंगे? ऐसा कि देखने को मिला है कभी भी? मैं आपको बता दूं, ये जो बिल कल पास होगा, मुझे यकीन है जब ये बिल पास होगा, अब ये बिल जो होगा, आप जब इसको बिल समझे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल में क्या है। जितनी भी जो अच्छी अमेंडमेंट्स है, जो इनके फायदे की अमेंडमेंट्स है मुस्लिम की, वो सभी उस बिल में लगाई गई है। तो आप अगर बिल अभी आपने पढ़ा नहीं, आपने देखा नहीं ड्राफ्ट उसको, और आप यहीं से अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि ये मुस्लिमों के खिलाफ हो गया, मुसलमानों के हित में नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मैं ये आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ठीक है, बिल्कुल जेपीसी की रिपोर्ट में क्या कुछ है वो सच में अभी हमें नहीं पता, इस बात का हम इकरार करते हैं। लेकिन मैं बाकी सारी चीजें जितनी भी हैं आगे पीछे की वो सबको पता है। मैं सिर्फ एक बात जानने की कोशिश करूंगा कि देखिए, मुस्लिम तंजीमें हों या अपोजिशन के लीडरान हो, कोई भी, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम तंजीमों के लीडरान या अपोजिशन के लीडरान, उनको इतना सेंस नहीं है कि उनके हित में क्या चीज है और उनके हित में कौन सी चीज नहीं है? और अगर बीजेपी को लग रहा है कि उनके हित में है तो वो सेंस क्या है जो समझना जरूरी है हम सभी के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा मुस्लिमों का यह था कि जो पुरानी मस्जिदें हैं, दरगाह है, इबादत घर है, उनके साथ छेड़छाड़ ना हो। वो इस बिल में है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, तो फिर क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? सर बगैर छेड़छाड़ के सब कुछ हो जा रहा है, बगैर छेड़छाड़ के सब कुछ हो जा रहा है, और जब छेड़छाड़ होगी तो क्या होगा?
नहीं, छेड़छाड़ जब उस बिल में ही है कि ये पुरानी चीजों को नहीं उस पर हाथ लगाया जाएगा, उनको नहीं देखा जाएगा और वो वैसे की वैसे ही इंटैक्ट रहेंगी, तो फिर मुझे क्या लगता है कि कैसे। अब देखो, कांग्रेस और जो भी अपोजिशन पार्टीज है, चाहे वो मुस्लिम, अब ओवैसी साहब हमेशा, आपको मालूम है, ओवैसी जैसे अभी ये कह रहे थे कि जैसे कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये सिर्फ भड़काने की बात है ना कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ऐसे तो वैसे के भाई ने कहा था कि 15 मिनट दे दीजिए, तो फिर देखते हैं क्या हो जाता है। तो ऐसी चीजें अगर ये ऐसी बातें करेंगे यहाँ पर प्रवक्ता कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हमारे नेताओं का बयान आ गया, ऐसे थोड़ी होता है कि हिंदू राष्ट्र, ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही रहेगा, भारत रहेगा, और ये सभी जितने भी कौमें यहाँ पर हैं, ये सभी भाईचारे के साथ रहती है। ये भाईचारे से पहले वाला जो डर है, आप जो नैरेटिव, ये विपक्ष जो नैरेटिव सेट करने में लगा है और जो ये चाहता है कि जो मुस्लिम है वो भारतीय जनता पार्टी से दूर हो जाए, ऐसा नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। गुजरात में 10 हम भी यही कामना करेंगे कि बीजेपी से, पार्टी से कोई दूर ना हो। सलातिया साहब, चूंकि आपसे मैं ज्यादा पूछ रहा हूं क्योंकि मैं उस गहराई को नापना चाहता हूं कि क्या है असल में। देखिए, आप ये जो चीज कह रहे हैं, ठीक है, उस बात पे हमें कोई चर्चा नहीं करना, वो जवाब देने के लिए लोग हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि अभी आपने देखा कि यूपी में जो कुछ हुआ, मतलब बुलडोजर की कार्रवाई, कई स्टेट और में भी, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा, आज भी रिपोर्ट आई कि गवर्नमेंट को यह सख्त ऑर्डर दिए गए कि भाई जिसके घर आपने गिराए उनको मुआवजा दीजिए, 10-10 लाख एटलीस्ट, वो अपना घर बना पाए, जिसने जितना आपने नुकसान किया उसको भरिए, आपने इलीगल काम किया। उसके अलावा मस्जिदों को तोड़ करके मंदिर खोजने वाली बात जो ये दोनों कर रहे थे, हमारे साथ बैठे हुए पैनलिस्ट, उन्होंने भी ये चीज कहा। तो सवाल सिर्फ इतना है कि जब ये बिल पेश या पास होने से पहले इतनी सारी चीजें हो रही है और साफ तौर पे धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, तो जब ये बिल पास हो जाएगा तो क्या सिचुएशन बनेगी? मुसलमानों को डर इस बात का है। मैं ये वाजा कर देना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं फिर कहूंगा कि ये ऑपोजिशन की एक नैरेटिव सेट करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। हमेशा ये 70 साल से ऐसा ही करते रहे, ये अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मगर सिर्फ एक बात बता दूं कि केंद्र में जो मोदी सरकार बैठी है वो सबको साथ लेकर चल रही है। उनका नारा भी आपको मालूम है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो उसी नारे के ऊपर चल रही है और किसी उसमें धर्म में वो चीज को नहीं दिया जाता। जो भी पॉलिसी बनती है सेंटर में, आप भली भांति जानते हैं किसी किस्म की पॉलिसी बनती है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी के लिए बनती है। तो ये एक नैरेटिव सेट करना कि नहीं जी ये सिर्फ हिंदुओं को देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और हम मुसलमानों को देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये कांग्रेस भूल सर, यहाँ पे जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हुए, चाहे वो असेंबलीज के हुए, उन्होंने मुंह की खाई है और इस बार भी वो मुझे लगता नहीं कि इन चीजों में कामयाब होंगे। वो भड़काने में उनका कोई ऐसा मकसद कामयाब नहीं होने देगा। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए चल रही है और सबका साथ चलेगी। और जो ये वक्फ बिल आएगा, जब कल पेश होगा, जहां तो आप इसको पढ़िए, फिर उसके ऊपर आप डिबेट करेंगे, हम आपके साथ बैठेंगे, फिर बताना कि आपने भारतीय जनता पार्टी ने ये गलत किया, ये गलत किया। सर, आप जब बिल पास कर देंगे तो हम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके क्या करेंगे? मैं इस वजह से इस पे थोड़ा सा मुझे डर है। खैर कोई नहीं, मैं जी आप बात पूरी करिए। बुलेट प्रूफ जैकेट जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी मुसलमान एज ए मुस्लिम सभी को डर है सलातिया साहब कि जब आप फायर कर ही देंगे तो फिर मैं ब्लड प्रूफ जैकेट कहां से ढूंढूं, कहां से लाऊं और कैसे पहनूं, और उसके बाद फिर क्या फायदा। खैर, जगदीप साहब इस चीज को बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए साहब, अगर आप ये चाहते हैं, कांग्रेस ये चाहती है कि आप भ्रमित कर लेंगे, वोट को हटा लेंगे, या बीजेपी के साथ जो मुसलमान खड़ा हो रहा है लगातार, गलत फहमियां दूर हो रही है, वो नहीं होने वाली। आमिर भाई, मैं चाहता हूं कि आज की ये चर्चा आने वाले वक्त में एक इतिहास बने। मैं अब सीधे कुछ सवाल भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। पहले तो इस मुगलाते में मत रहिएगा कि इस बिल में क्या रिकमेंडेशंस है वो विपक्ष को नहीं पता, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। और अभी आपने कहा ना कि बिल आ जाए, रिकमेंडेशंस आ जाए तो फिर उसके बाद बात होगी, तो मैं आपको अभी बता रहा हूं भाई साहब, इसी चर्चा में जवाब दीजिए। मैं सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं क्या रिकमेंडेशंस है और क्या बदनीति है आप लोगों की। पहला, आपने जो इसमें रिकमेंडेशन किया है वो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल बोर्ड जो है उसमें 2 नॉन मुस्लिम शामिल किए जाएं।
कुड यू बिलीव दैट? एक पूरी तरह से एक धर्म विशेष के धार्मिक संगठन में आप दो गैर धर्म के लोग, जैसे अभी कहा काजमी साहब ने, तो फिर बाकी धर्मों में भी कीजिए, पहली रिकमेंडेशन। दूसरी क्या है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनकी सीधी रेवेन्यू कमांड जो है कंसर्न्ड जिला उपायुक्त को, डिप्टी कलेक्टर को दे दी जाए। तीसरी, इसमें एक बड़ी बात आपको बता दूं, 58,929 प्रॉपर्टीज आपके वक्फ बोर्ड की ही है जो इस देश के अंदर जिन पर निजी कब्जे हैं। अब मैं आपको यहां बता दूं, ये जो मैंने 3 आपके सामने पॉइंट रखे, मैं पूरी ईमानदारी से आज इस चर्चा में शामिल हूं आमिर भाई। इनकी केवल एक रिकमेंडेशन, मैंने 40 की 40 पढ़ी है, एक रिकमेंडेशन के साथ मैं सहमत हूं और मैं चाहता हूं कि वो तब्दीली होनी चाहिए। उसके अलावा मुझे कहीं कोई ऐसी बात नहीं दिखी। और वो रिकमेंडेशन क्या है कि पहले क्या होता था कि कोई मुस्लिम महिला अगर उसके कोई आगे वारिस नहीं है और उनकी कोई संपत्ति है तो वक्फ उस पर अधिकार जमा देता था बकौल भाजपा। ये मुझे पता नहीं कि वक्फ करता था या नहीं, लेकिन ये जो बता रहे हैं, तो अब क्या होगा कि उस महिला की इजाजत ली जाएगी कि क्या वो अपनी संपत्ति वक्फ को देना चाहती है या नहीं। अगर ऐसा है तो ये निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। ओनली वन रिकमेंडेशन आउट ऑफ दीज 40 freaking recommendations I could personally and reluctantly would like to say कि this must be appreciated, but rest of all the recommendations are biased, and whatever the scathing comments and waspy stance BJP had shown so far, it clearly explicates that what kind of ideology they have, what kind of planning they have। वो देखिए, वो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले जितनी भी ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगा सलातिया साहब से। सवाल ये है कि जितनी भी स्कीमें आई बीजेपी सरकार के जरिए 2014 के बाद से, उसमें से ज्यादातर की मुखालिफत आप लोगों ने की, बाद में तारीफें भी हुई कि हाँ भाई ये चीजें सही हुई। इवन जो भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई सबकी आप लोगों ने मुखालिफत की, ऑलमोस्ट, जहां तक मेरी समझ में है। अब ये भी एक चीज आ रही है नई जिसकी आप मुखालिफत कर रहे हैं। हो सकता है ये मफाद में हो, फायदे में हो एक कम्युनिटी के लिए जिसको आप 75 साल से बरकरार हैं। आमिर भाई, इस देश के सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मनरेगा स्कीम पर सवाल माननीय प्रधानमंत्री ने उठाए। कोविड के दौरान अगर इस देश को कोई बचा पाया तो वो स्कीम थी। आप इनकी किस योजना की बात करते हैं? आप शुरू हो जाइए। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर मैसर करने की योजना, जनधन की योजना, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर इस देश का, इस दुनिया का सबसे बड़ा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा घोटाला करने की योजना, या फिर आप जिस तरीके से एक धर्म विशेष को नीचे दबाने की कोशिश है। आप इसे एक तरफ रख के मैं कुछ और चीजें बता दूं आज आपके इस मंच से। आमिर भाई, अगर आप वक्त दें मुझे। बिल्कुल। पहली तो बात यह है, देखिए क्या है कि जो नरसिम्हा राव साहब की सरकार ने उस वक्त ये कानून लाया था जिसमें ये बात हुई थी कि ऑल द सेक्रेड प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है वर्शिप एक्ट के तहत वो एज इट इज रहनी चाहिए, क्योंकि इससे धार्मिक जो है और सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े। अब क्या है कि जो वक्फ 1947 से पहले मुगल राजाओं के वक्त में, जहां उस वक्त के नवाबों के वक्त में जो जमीनें दान की गई 100 साल से 150 साल से, अब कुछ के दस्तावेज है कुछ के नहीं है। मैं बताता हूं सरकार की मंशा क्या है। वहां पर सरकार जो है सीधा मतलब सूत के धागे में पिरोकर तलवार लटकाना चाहती है बोर्ड के सर पर कि आप ये दस्तावेज प्रकट करो, नहीं तो ये आप इन जमीनों पर, इन संपत्तियों पर अधिकार छोड़ दो। दूसरा, इसमें एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, दिक्कत कहां है। वक्फ की जो कब्रिस्तान थे, मान लीजिए कहीं एक मुस्लिम कम्युनिटी रहती थी, लेकिन 40, 50, 60 सालों में वो कम्युनिटी कहीं माइग्रेट कर गई। वो कब्रिस्तान तो था, उस पर नाजायज कब्जे हुए हैं उन कब्रिस्तानों पर, यद्यपि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो वक्फ की जगह है। अब सरकार की मंशा यहां पर यह भी है कि वक्फ अपने क्लेम छोड़ दे। लेकिन एक सेक्शन और बता देता हूं आपको, सेक्शन 77 वक्फ एक्ट की, जो बड़ा क्लियरली डिफाइन करती है आमदनी के क्या क्या जरिए होंगे, मुतबल्ली की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी और उसके क्या क्षेत्राधिकार होंगे। और इसके अलावा अगर कोई लावारिस लाश मुस्लिम समाज की मिलती है, उसका कफन दफन करना है, किसी बीमार का इलाज करवाना है, पढ़ाई किसी बच्चे की अनाथ की अगर करवानी है, तो ये तमाम चीजें उसमें शामिल है। अब मेरा सीधा सवाल है सलाथिया साहब से, पहले तो ये बता दें मुझे, क्या इस देश के माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश के मुसलमानों को घुसपैठिया कहा था या नहीं कहा था? मेरा दूसरा सवाल, पिछले 1 साल में 54 हेट स्पीचेस माननीय मोदी जी ने, 68 अमित शाह साहब ने और 100 से
सबसे ऊपर योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के खिलाफ दी है, ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर इनको कोई शक है तो गुरोख चच्चा पर चले जाए, भक्तजन वैसे ही बड़े परेशान है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति यह कह दे कि इस देश का मुसलमान घुसपैठिया है, उसको उसके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। और देखिए इनकी बदनीति कैसी है। जब आज योगी आदित्यनाथ जो है वो मुसलमानों के खिलाफ बयान देंगे तो मोदी जी ईदी देने चले जाएंगे। जब मोदी जी ऐसी बात करेंगे तो मोहन भागवत जो है उनके हक में बोलना शुरू कर देंगे। ये जो संतुलन बनाने की ये जो कोशिश है ना इस देश के अंदर, किसी ना किसी तरीके से तंग किया जाए। आप मुझे बताइए 300 साल पहले कब्र में दफन हुआ वो इस देश का आक्रांता औरंगजेब, उसको कब्र से क्यों निकालना चाहते थे ये लोग? क्या थी उसके पीछे की हकीकत? ठीक है, वो मुद्दे बिल्कुल अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आज जो आपने सवाल उठाए हैं इसी से जुड़े हैं। मुसलमानों को इस देश में किसी ना किसी तरीके से परेशान और हलकान करने की कोशिश है जनाब। हाँ। आज तक कितनी पब्लिक लिंचिंग हुई है बीफ के नाम पर, कितने मुसलमानों को जान गई है, कितने मुसलमान सजदे में झुके हुए थे और सर वहां तक सवाल ही नहीं है। देखिए मुसलमानों के लिए जो चीजें हैं उस चीज के ऊपर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन सवाल सिर्फ ये है, मैं 1 मिनट और लूंगा काज़मी साहब, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं माफी के साथ। सवाल सिर्फ इतना है, जब आप सरकार में थे क्या आपने वोट बैंक के लिए वो तमाम तर कोशिशें नहीं की जो आज आप बीजेपी पर लगा रहे? आमिर भाई, अगर कोशिश ना की होती, अगर इस एक्ट में हमने अमेंडमेंट ना लाया होता 1994 में, सेक्शन 40 ना जोड़ी होती और सेक्शन 40 के साथ साथ सेक्शन 41A ना तो आज भाजपा जितनी भी कोशिशें कर ले उसके बावजूद भी कम से कम देश की सर्वोच्च अदालत में इसे विंडिकेट नहीं कर पाएगी, वहां यह साबित नहीं कर पाएगी कि वक्फ बोर्ड के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अधिकार है। ये इसीलिए किया गया था और मेरा ये मानना है ये देश सबका है। तो आपका मीठा मीठा और मेरा मीठा कड़वा ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं, मैंने आपको विद प्रूफ बताया जनाब आमिर भाई। मैंने सेक्शन इनसे पूछी है क्यों आप 2 गैर मुस्लिम लाना चाहते हैं काउंसिल के अंदर। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है जगदीप सर, आप डिप्टी कलेक्टर से देना चाहते हैं सारे राइट? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक्सपर्ट्स की राय लूंगा इसमें। काज़मी साहब, आप ऑलरेडी इसमें हैं, इस टीम का हिस्सा रहे हैं। अंदरूनी तौर पे जितनी चीजें आपको मालूम है शायद हम में से किसी को नहीं मालूम होगा, पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके या एज अ जर्नलिस्टिक स्किल से हट करके, क्या अभी फिलहाल अगर इस बात को हम मान भी लेते हैं बिल पास नहीं हुआ, क्या आपको लगता नहीं है कि ऑलरेडी वक्फ की पूरी टीम पर कब्जा है और जो मनमानियां चाह रही है गवर्नमेंट, किसी की भी गवर्नमेंट आती है, वो नहीं कर पाती है? बिल्कुल सर, मैं आपको जम्मू कश्मीर की बात बताता हूं। 2-3 साल से वक्फ बोर्ड यहां बना है, मैं मेंबर हूं, आज भी मेंबर हूं। अभी मैं एक्टिवली काम नहीं करता हूं, उसके रीजन बताता हूं कि यहां वक्फ बोर्ड बना मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के क़यादत में 5 साल के लिए। अभी उसकी जो चेयरपर्सन है, जो अमेंडमेंट होनी है जेपीसी में कि हम लेडीज को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, यहाँ एक लेडी को चेयरपर्सन बना दिया गया। हमारी प्राइम लैंड सलाथिया साहब की मैं नजर करता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जम्मू को जानते हैं। ग्रीन बेल्ट पाव में, गोल मार्केट में, इनको पता है हमारी प्राइम लैंड्स थी, वहां श्राइन्स हैं, पीर बाबाज हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे कुछ इंक्रोचर्स ने उसको इंक्रोच करने की कोशिश की थी, उसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने वो केस जीता ऑनरेबल हाई कोर्ट से, ट्रिब्यूनल से, और फिर फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन वक्फ बोर्ड के फेवर में आई। और लास्ट ईयर ही दूसरे डिपार्टमेंट ने, जिसको हम हाउसिंग बोर्ड कहते हैं, करोड़ों अरबों की लैंड जो है वो इंक्रोच करके अपना बोर्ड वहां लगा दिया। अब आप मुझे बता दीजिए, ये मैं खुद एक मेंबर की हैसियत से आपको बता रहा हूं, आप फैक्ट्स को वेरीफाई कर लीजिए। जगदीप साहब को पता है गांधीनगर इलाका, तो आप मुझे बताइए, एक दो इंस्टेंस में आपको बता रहा हूं। बुलीवर्ड रोड कश्मीर में जो सबसे कॉस्टलियर लैंड है वो इंक्रोच कर दी कुछ लोगों ने, इंटरवेंशन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पीपल। आप मुझे बता दीजिए, जो रिकमेंडेशंस आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं जेपीसी के बाद, वो तो आप जबरदस्ती यहाँ पे डिक्टोरल सिस्टम से कर रहे हैं और हो रही हैं, और वो इंक्रोचमेंट्स चल रही हैं। बहुत से कब्रिस्तान जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया जगदीप भाई ने, आरएसपुरा में जहां मुस्लिम कम्युनिटी डिमिनिश होती जा रही है, वो शमशान घाटों में आपने बदल दिए। वैसे ही मुसीबत है हिंदुस्तान में
शिया सुन्नी वहाबी और अहले सुन्नत अहले हदीस में फ्रिक्शंस डाल दी हुई है कुछ ममालिक ने, वो इस्लाम को वैसे ही तोड़ने की कोशिश की हुई है। और उसके बावजूद जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, जहां कि हम जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड को कायम दायम रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा अच्छे क्रेडेंशियल्स पे लेते थे कि अटल जी की एक जमात है जो माइनॉरिटीज को हमेशा अपलिफ्ट करने की बात करती है, वहीं आप ईद की छुट्टी बंद करते हैं, वहीं आप कोई नया नैरेटिव शुरू कर देते हैं कि जी सड़कों पे नमाजें पढ़ना शुरू हो गए। कहां देखा आपने, कहां सोचा आपने? गलत से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपको पता है कि वीपी सिंह की सरकार में मंडल कमीशन आई और वो मंडल कमीशन वीपी सिंह की सरकार को लेगी। उससे पहले कांग्रेस की सरकार में भी इंट्रोड्यूस हुआ था, रिजर्वेशन पॉलिसी बड़ी थी। उसके बाद भी वीपी सिंह की सरकार के बाद भी, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव थे या कोई और थे, उनकी सरकारों में भी रिकमेंडेशन बढ़ती आज की रिकमेंडेशन 60% 60-40 की रेशियो पे हिंदुस्तान हो चुका है। लेकिन सरकार नहीं गिरी, लेकिन वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी। उसी तरह जब आप कोई चीज को डिक्टोरल सिस्टम से लाने की कोशिश करते हैं विदाउट सीकिंग द पब्लिक ओपिनियन, विदाउट टेकिंग कॉन्फिडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी और रिलीजन और दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी आगे, जो मुझे लगता है उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए जो है अच्छी नहीं होती है। आप तो कह रहे हैं कि कल आएगा जी, हो जाएगा जी, ऐसे कैसे हो जाएगा? लेकिन ठीक है, अभी जो है डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी आई तो जो भी मनमानियां चल रही थी, बीजेपी कह रही है हमने सब खत्म कर दिया और वक्फ बोर्ड का जो काम चल रहा था हमने सिरे से तमाम तर गलतियां खामियां मिटा दी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इवन जम्मू कश्मीर सर आप वहां मिनिस्ट्री में चले जाइए और वहां एप्लीकेशंस को जरा खंगालिए। मुझे लगता है हजारों एप्लीकेशंस वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के जितने कदावर नेता हैं वो सब जानते हैं और वो मानते हैं कि ये जो चीजें हैं ये ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं। वक्फ बोर्ड एक ब्रिज का काम कर सकता है कहीं भी, किसी रियासत में भी, और जम्मू कश्मीर में ज्यादा, क्योंकि ये सूफी सेंट्स का जगह है और कश्मीर में इसकी बहुत बड़ी अपनी एक डिग्निटी है। ये बहुत जबरदस्त काम कर सकता था भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने उसका दुरुपयोग किया है। आप आने वाले दिनों में जब सरकार नहीं रहेगी, जब स्कैम सामने आएंगे, आरटीआई के माध्यम से पता चलेगा, फिर आपको समझ आएगी, क्योंकि सत्ता में कुछ चीजें पर्दे में रहती हैं, कुछ चीज लोग रिवोल्ट नहीं करते हैं तो आप उसको बिल्कुल दबा देते हैं। लेकिन फाइनली आपने देखा कि जब सरकारें बदलती हैं, वक्फ बोर्ड बदलते हैं, बड़े से बड़े प्राइम मिनिस्टर्स तक भी जो है उनको भी लॉ ऑफ द लैंड पे जवाब देना है। तो आने वाला वक्त आपको बताएगा, ज्यादा वक्त नहीं है, 2-4-5 महीनों में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या फायदा इन्होंने जम्मू कश्मीर के उन वक्फ की जमीनों को, उन वक्फ के कब्रिस्तानों को, उन वक्फ के जो बाकी चीजें उनको बनाने में, संवारने में क्या क्या योगदान इनका रहा है। ठीक है, बड़ी बात है। एक और चीज जो मैं आपसे समझूंगा और सीधा बाकी साथियों की तरफ आऊंगा। सवाल सिर्फ यह है कि जैसे बोर्ड है, जितने भी बोर्ड है, चाहे वो श्राइन बोर्ड हो या फिर वक्फ बोर्ड हो या जितनी भी है, अलग अलग मजहबी जितने भी बोर्ड है, क्या वक्फ बोर्ड पर इस तरह की चेंजिंग के बाद दूसरी बोर्ड के लिए भी खतरा है आपकी नजर में? हो नहीं सकता, क्योंकि आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन के साथ मुल्क को चलाना चाहते हैं। आप श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड जो है उसमें एक मुस्लिम को भी मेंबर रखिए ना जरा, क्योंकि वो भी तो जम्मू कश्मीर की सरजमी पे है। जम्मू कश्मीर में तो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी पे है, तो आप तो 1-2 मेंबर बना लीजिए। उसी तरह नहीं बनाएंगे आप समझते हैं जो आपके कंसीव ब्रेन में चल रहा है वही चलना चाहिए, उसी से जो है उस पर्टिकुलर पार्टी को फायदा होता है। फायदा तो आप टाइमली ले लेते हैं, लॉन्ग लास्टिंग फायदे उसी जमात को होते हैं जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स को और एक जो कानून के सिस्टम से कोई भी इदारों को चलाने की कोशिश करते हैं, उनकी सहमति के साथ वही इदारे और वही पार्टी जो है वो लोकप्रिय रहती हैं और उनकी जय-जयकार आने वाली जनरेशंस करती हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट को मिटा के, हिस्टोरिकल इरोजन करके आप अपना सरफरिस्त अपने सिस्टम को बनाना चाहेंगे, वो आप टाइमली तो कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स जो हैं वो नहीं चलते हैं, ना होते हैं। आप विकिपीडिया पे, गूगल पे जब भी सर्च करेंगे 1940, 30, 20, तो आपको सब कुछ आपके सामने आ जाता है कि क्या हुआ था, किस वक्त क्या हुआ और किस किस का क्या योगदान है, किस किस सिस्टम को बनाने में, बिगाड़ने में और संवारने में। तो ये सब चीजें सर एक जमहूरी निजाम में जमहूरियत की तर्जों पे चलें तो बहुत अच्छा है, मुल्क के लिए, रियासतों के लिए, हर रिलीजन के लिए, और मैं समझता हूं हर पॉलिटिकल ओवरऑल मुल्क के लिए भी। ठीक है, अब
अब सवाल ये है सलातिया साहब, जिस तरीके से जगदीप साहब कह रहे थे और काज़मी साहब भी कह रहे थे ये चीज़, सवाल ये है कि पहले कथनी या करनी में फ़र्क हुआ करता था, अब बीजेपी की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं रहा, सबको समझ में आ गया। आपका टर्न। मुझे दोनों पैनलिस्ट से एक जवाब मांगना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी वक्फ पे कि क्या ये किसी जमात के साथ जुड़ी है। उन्होंने तो कैटेगरिकली कहा ये कोई किसी जात की वक्फ नहीं है, ये तो एक कंट्री का वक्फ है। ये आप अपनी जमात के साथ क्यों जोड़ते हो इस वक्फ को। और दूसरा, जो हमारी मंशा है भारतीय जनता पार्टी, उनकी मंशा यही है इसको ट्रांसपेरेंसी और करप्शन फ्री वक्फ बना, और उसको बना के रहेंगे। और उसके लिए जितने भी चाहे अमेंडमेंट्स हो, चाहे जितने भी आपने सजेशंस दिए हो, जो अच्छे सजेशंस होंगे वो वेलकम होंगे, वो उसमें कहीं भी दो राय नहीं है कि उनको उसमें दरकिनार किया जाएगा। तो ये कहना कि इनकी मंशा दूसरी है, इनका रिलीजन दूसरा है, ये चीजें सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क लगा सकती हैं, बट ये सिर्फ अपोजिशन के लिए है। बट मैं आपको आमिर साहब ये बात बता दूं, बहुत क्लियर है कि जो भी वक्फ, जैसे अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि ये वहां की जो जमीनें हैं, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ कब्रगाह पे बाद में वो चले गए लोग और उसके बाद वैसा हुआ। मैं एक बात बता दूं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ही कि कब्रगाह पर कई चीजें जैसे प्रोफेशनल और बिजनेसमैन के तरीके से भी उनको उनके ऊपर बिजनेस सेंटर्स बनाए दिए गए। अगर वक्फ ने कब्रगाह को दी थी तो उस पर अगर बिजनेस सेंटर्स बने हैं तो वो किसका काम था इन चीजों को क्लियर। ये तो सिर्फ एक जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, यहाँ हिंदुस्तान में क्या क्या फूट हुई में उस चीज को उजागर करना है, उस चीज को स्ट्रीमलाइन करना है। हमारा काम है स्ट्रीमलाइन। और जो भी जमीन आएगी भारतीय जनता पार्टी जब वक्फ से जो चीजें वापस आएंगी वो इन्हीं पसमानदा मुसलमानों के लिए होंगी, चाहे वो स्कूल के लिए हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स के लिए हो, चाहे उनके बिजनेस के लिए हो, उत्थान के लिए हो, वो उन्हीं को यूज में लाना है। ये भी ये जगदीप सिंह जी बहुत चीजें गिना रहे थे, मगर ऐसी चीजें नहीं गिनाएंगे कि जो बेटरमेंट ऑफ द मुस्लिम्स के लिए किया जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये चीजें सब अब ज्यादा दिन तो टाइम तो रहा नहीं है, सिर्फ 24 घंटे की बात है। कल शाम को 8 बजे ये सब चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। मगर मैं सबको यही कहूंगा, हम सब लोग इकट्ठे हैं, सब भाईचारा इकट्ठा रहेगा, मगर ये चीजों अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। बहुत सी जेपीसी बनी, बहुत सी अमेंडमेंटें हुई हैं, ये जगदीश सिंह जी को पता ही है। लेकिन एक सवाल, ठीक है, मैं आपका सवाल ले लूंगा और इन दोनों से जवाब लूंगा। सवाल सिर्फ मुझे आपसे इतना करना है कि देखिए हर चीज का एक आत्मज्ञान होता है। क्या पार्टी को कोई आत्मज्ञान हुआ था कि वक्फ बोर्ड में जो चीजें चल रही हैं वो गलत चल रही हैं? और अगर ऐसा है तो वाकई जितने भी बोर्ड हैं हर मज़ाहिब के, उन सब पे एक कोई रिपोर्ट होगी, कोई उसके बारे में जांच या खंगाला गया होगा और देखा गया होगा कि भाई कहां पे डिसबैलेंस हो रहा है, उसे ठीक करने की जरूरत है। क्या ऐसा कुछ हुआ है आपकी नजर में? देखो, ये सबसे बड़ा मेरा ये मानना है कि जब ये कल होगा ना, उसके बाद ये टोटल डिजिटलाइज होगा, ये सभी का पोर्टल बनेगा और सबकी चीज, सब लैंड, सब चीजें, प्रॉपर्टी, सब इसके ऊपर आएंगी। ये हवा में बातें नहीं रहेंगी। 70 साल तो हवा में ही रहा है वक्फ। किसने लूटा है, किसने किया है, कैसे किया है, वो तो बात छोड़ दी दीजिए। मगर मोदी सरकार ऐसा नहीं करेगी। मोदी साहब इसको टोटल डिजिटलाइज करेगी और इसको पोर्टल पे लाएगी और सब चीजें उसमें डाली जाएंगी। फिर क्वेश्चन मार्क होगा, फिर देखा जाएगा। मगर अब जो चीजें जैसे आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, जो चीजें आप कह रहे हैं, ये कि दूसरे बोर्ड में कैसे किया जाएगा, उस बोर्ड में कैसे किया, जहां पे भी कोई गपला होगा, जहां पे भी कोई करप्शन का चार्जेस होंगे, वो सभी को देखा जाएगा। यहाँ पर मोदी सरकार है, यहाँ किसी को लूट मचाने नहीं देंगे। अगर ये इनका तो मंशा जैसे ही है, मैंने आपको कहा इनका माइंडसेट वैसे ही है। 370 जम्मू कश्मीर से हटा तब भी इन्होंने यही रोना रोया, जब ट्रिपल तलाक पे बात की गई तब भी ये रोते रहे। और उसका आज भी उसकी जो जितनी भी महिलाएं हैं इस मुस्लिम बिरादरी में, वो सभी इन चीजों के लिए खुश है। आप भी बयान सुनते हैं, आप भी मीडिया में सुनते हैं। तो ये चीजें बेटरमेंट फॉर द लोगों के लिए होंगी, चाहे वो मुस्लिम बिरादरी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, सभी के लिए ये सब
फायदे की बात है। ये कहीं भी आप ये कहें इल्जाम लगाएं कि मोदी साहब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, वैसी बात नहीं है। वो हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं और हिंदुस्तान की जीडीपी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं इस चीज का जवाब ले लेता हूं पहले एक एक करके। जगदीप साहब, अपोजिशन दर्द की शिद्दत को कम करे, नाम ले मोदी का और सब पर दम करे। आमिर भाई, जैसे कि सलाथिया साहब ने कहा मेरी जानकारी कम हो सकती है, ये वैसे भी मुझे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति नजर आते हैं, तो मैंने इनसे कुछ सवाल पूछे थे, उनका ये जवाब दे नहीं पाए। मैंने पूछा था कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा था या नहीं कहा था। मैंने इसके अलावा भी बड़े सवाल पूछे। मैं फिर से बता दूं कि 2 गैर मुस्लिमों को, सुनिए, आपके बीच में मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आपको समय मिला था, आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है, लेकिन आप उनका जवाब जरूर दीजिए जगदीप साहब, आप जवाब से नहीं भाग सकते। मैं वही दे रहा हूं। हाँ। मैं बताना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी पहले इस बात को समझिए कि ये जो वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके के रिकमेंडेशंस हैं, उसके पीछे की नीयत साफ साफ समझ में आती है। जब आप गैर मुस्लिमों को बीच में डालना चाहेंगे, जब आप जिला कलेक्टर के हवाले प्रॉपर्टीज को करना चाहेंगे, यद्यपि ट्रिब्यूनल पर पहले ही आपका अख्तियार है, उसके अलावा आप महिलाओं के नाम पर जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो सवाल ये है कि आप ऐसा चाहते क्यों हैं? क्या दिखाना है आपने इस देश के उन गिने चुने कट्टरवादी लोगों को कि हमने मुसलमानों को परेशान कर दिया? ये हमारी क्रेडिबिलिटी है, ये हमारी अचीवमेंट है, ये दिखाना चाहते हैं आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पटेंगे तो कटेंगे, ये क्या है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं, क्या इस देश की मट्टी में सबका लहू नहीं लगा? अरे जनाब, आज आपने ऐसे हालात बना दिए हैं। मैं आई एम नॉट फ्रॉम द मुस्लिम बैकग्राउंड, आई एम नॉट अ मुस्लिम, मतलब मैं अपने आप को हिंदुस्तानी मानना बेहतर समझता हूं, लेकिन मैं बता दूं कि आज एक मुसलमान दाढ़ी बढ़ाने से डरता है, सर पे टोपी लगाने से डरता है, दुकान का नाम रखने से पहले 10 बार सोचता है कि क्या नाम रखूं, कहीं दंगों में मेरी दुकान न फूंक दे। बीफ के नाम पे जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर लिंचिंग हुई है, जिस तरीके से, अच्छा एक मैं सवाल आज सलाथिया साहब आपसे और पूछ लेता हूं, बस इतना ही पूछूंगा। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अभी ये सवाल खड़ा हुआ कि नमाज जो है वो सड़कों पर नहीं पढ़ी जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ी जानी चाहिए। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं सनातन धर्म को जितना समझ पाया हूं उसमें एक बात बड़ी स्पष्ट है कि वासुदेव कुटुंबकम की सोच लेकर हम चलते हैं। गरिष्ठ रतन लोष्ट्यो सौहृद विपक्ष पक्षियो तृणारविंद चक्षुषो प्रजा मही महींद्रियो। तो मैं पूछना चाहता हूं, अब जब नवरात्रों के दौरान हमारे कम्युनिटी के लोग जो है, क्योंकि ये एक धार्मिक पर्व है, सब हर्षोल्लास से जाते हैं और जाना चाहिए, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं, जब किसी गली मोहल्ले में, किसी कस्बे में, किसी बाजार में पंडाल लगते हैं तब दिक्कत नहीं होती? जब कांवड़ यात्रा चलती है तब आपका सारा प्रशासन उनकी देखरेख में लगता है तब दिक्कत नहीं होती? एक मुस्लिम के सड़क के किनारे कहीं नमाज पढ़ने से आपको दिक्कत क्यों होती है? कल राजस्थान में आपको बता दिया, वहां के हिंदुओं ने जब उन्होंने फूल बरसाए अपने मुस्लिम भाइयों पर, यह है मेरा हिंदुस्तान। और मैं आपको एक बात और बता दूं भाई साहब, इस मुल्क में बार बार कह रहा हूं, इस मुल्क की जो निर्वाचन में पहली सरकार बनी थी ना, उसका पहला प्रधानमंत्री जो था वो बरकतुल्ला खान था। अगर उसके पहले राष्ट्रपति, देखिए अभी फिलहाल मुसलमानों के लिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि उसके हित में क्या है। मैं एक काज़मी साहब एक सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा, अगर पास हो गया तो क्या, नहीं हुआ तो क्या? सर अगर पास हो गया तो मुसीबतें भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ जाएंगी, जबरदस्ती अगर पास करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है, सर्वसहमति से कोई भी चीज आती है, जैसे सलाथिया साहब ने कहा कि ट्रिपल तलाक और वक्फ अमेंडमेंट बिल में जमीन आसमान का फर्क है। ट्रिपल तलाक जो थी वो पहले ही 22 मुस्लिम ममालिक में नहीं चल रही थी और हिंदुस्तान में ये करके मुसलमानों की दुआएं ली हैं, मेरी बहनों की दुआएं ली हैं मोदी जी ने और उनकी पूरी सरकार ने, उस मुसीबत से निजात दिलवाई मुसलमानों को। तो किसी ने कोई बात नहीं की, हमेशा शुक्रिया किया और सलाम किया। जहां गलत बात है वहां गलत बात है। आप पार्टी के अंदर रह के भी, घर में भी अगर कोई चीज, मेजॉरिटी 3 लोग एक तरफ होते हैं और चौथा बिल्कुल सही बात अपनी कहने का हक रखता है और चौथे की बात सुनी जाती है, तो वो घर मजबूत होता है, वो घर फलता फूलता है। ये मेरा कहना है कि आप वक्ती तौर पे कोई डिसीजन जबरदस्ती फोर्स कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके डिविडेंड्स आने वाले दिनों में उस पॉलिटिकल पार्टी को, उस हायरार्की को लोग बनाने वाले होते हैं, लोग उखाड़ने वाले भी होते हैं। और जमहूरियत में ये हक लोगों को दिया हुआ है और ये सबसे बड़ा हक जो आपके जो अलाइज हैं भारतीय जनता पार्टी के, खासकर चंद्रबाबू नायडू, जो कोई एक भी कसर नहीं छोड़ते मुसलमानों को अपीस करने के लिए, टेकिंग केयर ऑफ
द वोट बैंक ऑफ द मुस्लिम्स। और अगर वहां से शुरुआत होती है तो मुझे लगता है आने वाले दिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उसका काउंटडाउन जो है वो शुरू हो जाएगा। बड़ी बात है। और अब मेरी बारी। जो मैं सच कहूं तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हूं, ये समाज जहल की जद में है। जहल मतलब झूठ। ये समाज जहल की जद में है, यहां बात करना हराम है। तो आज के लिए इस बात को